बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने इंट्रोडक्शन किया था। आज जो बेसिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया? तो लेट्स स्टार्ट फ्राम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ह्यूमन ब्रेन है उसकी लोकेशन किस तरह है। अगर हम देखें बेटा तो जो नर्वस सिस्टम है नर्वस सिस्टम है ह्यूमन में, तो वो डिवाइड हुआ है दो मेन ग्रुप्स में। एक को कहते हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक को कहते हैं बेटा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन सेंटर है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। और ये इंक्लूड इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है? एक है ब्रेन और एक है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। क्या बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये नर्व्स है, नर्व्स जिसका काम है कनेक्ट बॉडी टू ब्रेन। ब्रेन को बॉडी से और बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करता है कौन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन बेटा? पेरिफेरल। अब सबसे पहला जो चीज है वो इस ब्रेन का प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन पे आपको एमसीक्यूज आ सकता है। अगर आप देखें ये ब्रेन एक बोनी केस में क्या है? फ्यूज है, बंद है, ठीक है, इनक्लोज्ड है। तो जो सीएनएस है इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है? बेटा प्रोटेक्शन में सबसे पहले है बोनी स्केलेटन, बोनी कैस भी कह सकते हैं इसको। बोनी स्केलेटन में एक है बेटा क्रेनियम। क्या है बेटा? क्रेनियम। क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम किसकी प्रोटेक्शन करता है? ब्रेन की। और दूसरा है बेटा वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, बैकबोन जिसको कहते हैं, ये किसकी हिफाजत करता है? स्पाइनल कॉर्ड की। ये क्लियर हो गया। अब दूसरे नंबर पे प्रोटेक्शन में मौजूद है क्या? ये तो क्या हो गया? बोनी स्केलेटन हो गया। दूसरा जो इसका प्रोटेक्शन करता है वो है मेनिंजिस। मेनिंजिस, ये मेनिंजिस गिलाफ है, लेयर्स है। अल्लाह ने इस बोनी केस के बाद यहाँ पे कुछ लेयर बनाए हैं, 3 लेयर बनाए हैं जो इस ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं। उनमें सबसे पहले का नाम है दूरामेटर, त्रिगिलाफ है जिसको कहते हैं क्या? दूरामेटर। और दूसरे का नाम है आर्केनाइड, और तीसरे का नाम है पियामेटर या पायामेटर, ठीक है। अंडरस्टैंड? अब ईटा में एमसीक्यूज आता है इसके सीक्वेंस में कि फ्रॉम आउटर टू इनर इसका सीक्वेंस क्या है। फ्रॉम आउटर टू इनर आपने लिखना है डीएपी। डीएपी फ्रॉम आउटर टू इनर, आउटर टू इनर। लेकिन अगर पूछा जाए फ्रॉम इनर टू आउटर क्या है? पेड है, पीएडी, पेड। तीसरा एमसीक्यूज क्या आता है? यहां पे इसके दरमियान सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। कि मेनिंजिस के कौन कौन से लेयर के दरमियान सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है? तो आर्केनाइड और पायामेटर के दरमियान होगा, याद रखें। ये 3 एमसीक्यूज आपने इसमें याद रखने हैं। और एक और एमसीक्यूज है कि अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए फिर इस बीमारी को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस। उर्दू में इसको कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार, ठीक है, खतरनाक बीमारी है, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बेटा ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? कहां कहां पे मौजूद है? वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, इस ब्रेन के इस वेंट्रिकल में, ये वेंट्रिकल है, कन्वोल्यूशन जिसको कहते हैं, ठीक है, ये वेंट्रिकल है। ये देखिए ये यहां पे सीएसएफ है पहला। सेकंड जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड ये हालो है,
इसके हालो सेंट्रल केनाल में CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। 2 रीजन्स हो गए, और तीसरा रीजन क्या है, एरेक्नाइड और पिया मेटर के दरमियान में होता है। और एक MCQs और आता है कि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे बनता है, ब्लड वेसल इन ब्रेन जो है वहाँ पे होता है, ब्लड वेसल इन ब्रेन। और किस मैकेनिज्म के थ्रू बनता है, 3 मैकेनिज्म इसमें यूज होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड पिनोसाइटोसिस, और थर्ड नंबर पे कौन आता है, डिफ्यूजन। इन 3 प्रोसेस की मदद से ये बनता है। और ये मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल शॉक से, ये शॉक अब्जॉर्बर है, शॉक अब्जॉर्बर है, ठीक है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब अगर इस ब्रेन को बेटा देखे, ये इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यहाँ पे ये छोटा सा, ये देखे, ये रीजन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये लोकेशन याद करो। ये है एमिगडाला, ये क्या है, एमिगडाला। ये ब्रेन स्टेम है, और ये हाइपोथैलेमस है, ये क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक। ये सेरिबलम है, सेरिबलम, और ये हिपोकैम्पस है, हिपोकैम्पस। और ये सारा रीजन है, ये फ्रंटल रीजन है, ये सेरिब्रम है, क्या है, सेरिब्रम। आगे भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिवीजन ऑफ ब्रेन कर ले। डिवीजन ऑफ ब्रेन आपने यूं करना होगा, डिवीजन ब्रेन को मेडिकल टर्म में बेटा एनसिफिलॉन या ईसिफिलॉन भी कहते हैं, ठीक है। 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। पहले को कहते हैं 4 ब्रेन, क्या कहते हैं बेटा, 4 ब्रेन। दूसरे को कहते हैं मिड ब्रेन, और तीसरे को कहते हैं हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ठीक है। इसके दूसरे नाम क्या है, 4 ब्रेन को एक और नाम देते हैं प्रोजेंसिफिलॉन, सिफिलॉन। मिड ब्रेन को कहते हैं मेजेंसिफिलॉन, और हैंड ब्रेन को कहते हैं रोम्बेंसिफिलॉन, रोम्बेंसिफिलॉन, ठीक हो गया। अब 4 ब्रेन अगेन डिवाइड हुआ है टेलेंसिफिलॉन और डायंसिफिलॉन में। टेलेंसिफिलॉन अगेन 2 ग्रुप में डिवाइड हुआ है, अल्फैक्टरी बल्ब जो सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करता है, और सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। डायंसिफिलॉन थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम अगेन डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद है एमिगडाला, हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस। मेसेंसिफिलॉन रिड्यूस है ह्यूमन में, अगेन डिवीजन इसकी नहीं है। हैंड ब्रेन 3 ग्रुप में डिवाइड हुआ है, पहले का नाम है सेरिबलम, दूसरे का नाम है पोन्स, और तीसरे का नाम है मेडुला ओब्लांगेटा। अब बेटा इस पे मशहूर MCQ सुने जो इस पे अक्सर आते। पहला तो ये है, लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन ये करता है, ये बचपन से हमें जो बातें याद रहती है वो ये है मेमोरी फॉर्मेशन। वो कहते हैं ना कि एक्सीडेंट में उसकी यादाश्त खो गई है, वो है हिपोकैम्पस डैमेज हो जाती है। सेरिबलम वॉलंटरी मूवमेंट, बॉडी की कंट्रोल इसकी है, वॉलंटरी मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है, सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट ये है, ठीक है। और साथ में अगर सेरिबलम डैमेज हो जाए तो बॉडी
जर्की एंड शेकी मूवमेंट स्टार्ट करता है सेरिब्रम अगर डैमेज हो जाए। और एक और एमसीक्यूज भी सुने कि ये बर्ड्स में वेल डेवलप है, इस वजह से वो कम्प्लेक्स एक्टिविटी लाइक फ्लाइंग कर सकते हैं, ठीक है। पोन्स जितने भी इमोशन है, इमोशन जज्बात है, लव फियर पनिशमेंट, ये तमाम चीज़ें पोन्स के साथ रिलेटेड है। जितने भी जज्बात है वो इसके साथ है। मेडुला ऑब्लांगेटा इनवॉलंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी कंट्रोल करते हैं। इनवॉलंटरी फंक्शन लाइक रिस्पायरेशन, लाइक बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, स्वाल्विंग, स्नीजिंग, ये तमाम चीज़ें मेडुला ऑब्लांगेटा की तरफ है, इनवॉलंटरी। जो थैलेमस रिले स्टेशन है बिटवीन सेरिब्रम और ये बाकी के, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड कहते हैं, ये भी याद रखें। और ये पिनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो रिप्रोडक्टिव साइकिल को बायोरिदम्स कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस पे दो मशहूर एमसीक्यूज है। हाइपोथैलेमस पे दो मशहूर एमसीक्यूज है। हाइपोथैलेमस पे थर्मोस्टेट है ह्यूमन बॉडी का, थर्मोस्टेट, और ऑस्मोरेगुलेटरी सेंटर है, हार्मोन भी बनाते हैं, और थर्ड कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स में सिर्फ बता रहा हूं। सॉरी, यहां पे नहीं है, या ये इमोशन नहीं है। पोन्स स्लीप एंड अवेकफुलनेस के लिए है, अवेकफुलनेस, और साथ में एक और काम भी करते हैं पोन्स, रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग ये चेंज करे। वो एमिगडाला है जो इमोशन को कंट्रोल करता है, एमिगडाला। ये फेयर, लव, पनिशमेंट, ये चीज़ें, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये चीज़ें एमिगडाला के हाथ में है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट, सबसे पहले लार्जेस्ट पार्ट ये है। और ये मिड ब्रेन रिड्यूस है, लेकिन ये अबाउ नेक रीजन जितने भी रिफ्लेक्सेस हो ये कंट्रोल करता है, अबाउ नेक रीजन। और बुक में ये भी लिखा है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन का मतलब यह है कि ये इनपुट इंफॉर्मेशन की स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद फोर ब्रेन को भेजते हैं। कि इनपुट का क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं इंफॉर्मेशन का, और फोर ब्रेन को फिर भेजते हैं। ये सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम, सेरिब्रम ये सेरिब्रम है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। पहला एमसीक्यूज, इसमें ये लूब देखो, मोस्टली ह्यूमन ब्रेन में क्या है, सेरिब्रम है। फ्रंटल लोब ये है, ये सामने जो है, द टंडा के छेदे, माथे में, माथे में, माथे में, ठीक है। एसोसिएटेड विद रीजनिंग, जिसका मजबूत सेरिब्रम हो रीजनिंग बहुत ज्यादा करता है। प्लानिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे है, और मोमेंट, इमोशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये किसके हाथ में है, फ्रंटल लूब। जो टेम्पोरल लूब है ये साइड वाला, एसोसिएटेड विद परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन, पहचान ऑफ ऑडिटरी स्टिमुली, मेमोरी एंड स्पीच। पैराइटल लूब जो है एसोसिएटेड विद सेंसरी परसेप्शन, इंटीग्रेशन सच एज टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर, important for understanding, special orientation, movement coordination, information processing and more. Occipital lobe responsible for vision. Occipital किसके लिए है, विजन के लिए। कभी कभी ये ब्रेन डैमेज हो जाता है, आंखें भी ठीक होते सब कुछ, लेकिन उसकी बिनाई खत्म हो जाती है, क्यों, occipital लोब डैमेज हुआ होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये सेरिब्रम नहीं है, ये सेरिब्रम दो हेमिस्फेयर में डिवाइड हुआ है। कितने हेमिस्फेयर में डिवाइड हुआ है, दो। एक को कहते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और एक को कहते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया है किसने, एक्सॉन फाइबर का एक ग्रुप होता है जिसको कहते हैं बेटा कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम। याद रखिए, ये एमसीक्यूज है कि द टू हेमिस्फेयर इज कनेक्टेड थ्रू एक्सॉन कलेक्शन, हुज नेम इज कार्पस कैलोसम। फिर
अब यहाँ पे कुछ जनरल एमसीक्यूज के लिए आपको ये क्लिक किया है। फोर ब्रेन में कौन आता है? सेरिब्रम, फिर सेरिब्रल हेमिस्फेयर, फिर अल्फैक्टरी लोब्स, फिर डायंसिफिलान, मोटर एरियाज। मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन है? सेरिब्रम, सोच विचार जो करता है। इंटेलिजेंस, आईक्यू एंड वॉलंटरी एक्शन, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेंटर ऑफ स्मेल कौन है? अल्फैक्टरी लोब्स, या अल्फैक्टरी बल्ब भी कहते हैं। है सेंटर ऑफ हंगर, थर्स्ट एटसेट्रा, ठीक है, यहां पे मौजूद है। और इंस्ट्रक्ट मसल टू डू वेरियस टाइप ऑफ जॉब्स। मिड ब्रेन, peduncle cerebral, control reflex movement of the neck, head and trunk in response to visual and auditory stimuli. विजुअल और ऑडिटरी, आंखों और कानों की जो रिफ्लेक्सेस है वो ये कंट्रोल करता है। आल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई मसल, चेंजेस इन प्यूपल साइज एंड शेप ऑफ द आई लेंस। ये जो हम आईज की यू करते हैं ये भी इसकी मदद से। हैंड ब्रेन, पोन्स, रेगुलेट रिस्पायरेशन, रिलेज information between cerebellum and the cerebrum. Cerebellum maintain posture and balance of the body. देखो, balance of the body enable us to make precise and accurate movement. ये जो नॉर्मल मूवमेंट हम करते हैं ये किसकी वजह से करते हैं? सेरिब्लम। और अगर ये डैमेज हो जाए फिर यू जर्क की मूवमेंट हम स्टार्ट करते हैं। क्या? जर्क की मूवमेंट, हम नॉर्मल मूवमेंट नहीं कर सकते। मेडुला कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस, breathing etc. controlling center for reflexes such as swallowing, coughing, vomiting। ये मेडुला ओब्लांगेटा है, मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। फिर उसके बाद जो नर्वस सिस्टम है ये तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड हो गया। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आ जाए। कनेक्ट द सीएनएस विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। बेटा इस सीएनएस को पूरे बॉडी के साथ कंट्रोल करता है। देख 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 देख, ये ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है। इस पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। कौन? पीएनएस, ठीक है। अब इसमें बेटा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनोमिक इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, सोमेटिक वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक में पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, सिंपैथेटिक डिवीजन है और एंट्रिक डिवीजन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये तीन डिवीजन है। अब ये देखें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या फर्क है? बेटा अगर आप देखें पीएनएस की डिवीजन हम यूं करते हैं। देखिए मैं दोबारा कर लो। एक को कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और एक को कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बेटा सोमेटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी जितने भी फंक्शन है वो कंट्रोल करते हैं जब हम रेस्ट में होते हैं। सोमेटिक सही है। वॉलंटरी फंक्शन रेस्ट की बात अगर न भी की जाए तो जितने भी वॉलंटरी ऑर्गन और फंक्शन है मूवमेंट्स है जिसमें स्किन, मसल, ये सारे आते हैं, ठीक है, बुक ने मेंशन किया है। जो एटोनोमिक नर्वस सिस्टम है बेटा ये हम कब करते हैं? जो इनवॉलंटरी ऑर्गन है इसकी कनेक्शन इसके साथ होती है। अब ये अगेन दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक को कहते हैं सिंपैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक है ये ड्यूरिंग रेस्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, ड्यूरिंग रेस्ट इनवॉलंटरी बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। और सिंपैथेटिक ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो हार्ड फिजिकल जॉब है उस दौरान, ड्यूरिंग स्ट्रेस, ड्यूरिंग वायलेंट कंडीशन, जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो ये सिस्टम क्या हो जाता है? हावी हो जाता है। छे देखो रखना, ठीक है, हावी हो जाता है, ठीक है। अब बेटा अब देखे ये पैरासिम्पैथेटिक है और ये सिंपैथेटिक है। बेटा सिंपैथेटिक नॉर्मली सिंपैथेटिक नर्वस जब इंसान गुस्से में हो जाता है तो उसके आई प्यूपल खुल जाते हैं। मुंह पुख्ताना के वर्तवाई ना स्तर्गी मरा उबासा संभाल शदर नुदा सिंपैथेटिक पर गुस्सा के दसड़ी डायलेट्स हो जाते हैं ये आई प्यूपल इस तरह, ठीक है।
तो जब ये पैरासिम्पथेटिक होगा तो ये कंस्ट्रिक्ट प्यूपल, ये नॉर्मलाइज कर लेता है, ये इनहिबिट सलाइवेशन। या आप देखें गुस्से में इंसान की मौत में जो सलाइवा होता है ये खुश्क हो जाता है, ठीक है, और इसमें स्टिमुलेट्स सलाइवेशन, ठीक है। ये भी बेटा क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, और ये स्लो हार्ट रेट मींस नॉर्मलाइज करता है। ये गुस्से में हार्ट फिजिकल जॉब में जब इंसान, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कता है, जोर जोर से। वो क्यों? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, डायलेट ब्रोंकाई और ये कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकाई। इनहिबिट डाइजेशन, गुस्से में जंग में डाइजेशन इनहिबिट हो जाता है, और यहाँ पे रेस्ट में स्टिमुलेट डाइजेशन। इनहिबिट कंट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर इसमें कंट्रैक्शन इनहिबिट करता है, और ये काज ब्लैडर टू कंट्रैक्ट, ठीक है, कंट्रैक्ट, ये कंट्रैक्शन इनहिबिट करता है, और ये काज ब्लैडर टू कंट्रैक्ट। तो बेटा ये याद रखें, सिंपैथेटिक पैरा, इस तरह इसको याद करें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी बॉडी ऑर्गन को या फंक्शन को कंट्रोल करता है, लेकिन कब? जब हम वायलेंट कंडीशन में हो जाते हैं, ठीक है, और जब रेस्ट में होते हैं तो किसके हाथ में होता है ये काम? पैरासिम्पैथेटिक, यही इनवॉलंटरी ऑर्गन और फंक्शन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हाँ जी, ये अब इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। हाँ, अब आ गया मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नहीं, एक चीज रह गया, रिफ्लेक्स अर्क अभी रह गया है। ये देखिए ह्यूमन ब्रेन, इसके साथ स्पाइनल कार्ड है, सर्विकल वर्टिब्री है, थोरेसिक के तो हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट, लंबर है, सेक्रल है, स्पाइनल कार्ड ये है, ठीक है, ये भी स्पाइनल कार्ड है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये इससे जरूर एक MCQs आता है। दिस इज कॉल्ड, एक है रिफ्लेक्स एक्शन और एक है बेटा रिफ्लेक्स आर्क। क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स सेक्शन तो हम कहते हैं द ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी क्विक रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ये इसकी डिफिनीशन है। क्या बेटा? द ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी क्विक रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है, जरा गौर से इसकी डिफिनीशन सुने। The path followed by a nerve impulse during a reflex action is known as reflex arc. दोबारा सुने, the path followed by a nerve impulse during a reflex action is known as a reflex arc. Reflex action कंट्रोल करते बेटा स्पाइनल कार्ड, बिलो नेक रीजन जितने भी रिफ्लेक्सेस है वो किसके कंट्रोल में? स्पाइनल कार्ड। लेकिन स्पाइनल कार्ड मैसेज भेजेगा ब्रेन को भी, उसको बाखबर करेगा कि मैंने ये काम किया है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्स आर्क कैसे होता है, पहले तो थोड़ा सा ब्रेन का जिक्र करें। अगर आप देखें ये ब्रेन में, सॉरी ब्रेन नहीं, ये स्पाइनल कार्ड है, सॉरी, ये स्पाइनल कार्ड अगर देखें बटरफ्लाई शेप यू स्ट्रक्चर है, देखें ये एक रीजन हो गया, ये दूसरा हो गया, इसके अंदर जरा देखें, इस तरह सिंपल भी बना सकते हैं। अब जो इनर रीजन है, ये रीजन इनर 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 इनर, ये बेटा अगर आप देखें ये आपको नजर आएगा क्या? ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। और ये आउटर रीजन होगा क्या? वाइट मैटर। ये ब्रेन का अपोजिट आपने लिखना है। ब्रेन में आउटर रीजन, ब्रेन में आउटर रीजन क्या है? ग्रे मैटर, और इनर रीजन क्या है? व्हाइट मैटर, ठीक है। ब्रेन में ये अपोजिट लिखना है, ठीक है। अब ये व्हाइट रीजन में क्या होता है? माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन व्हाइट रीजन में, और उसमें सेल बॉडीज होते हैं ग्रे मैटर में, ठीक है। अब बेटा ये ग्रे मैटर हो गया, ये व्हाइट मैटर हो गया, और स्पाइनल कार्ड का जो लेंथ है वो 18 इंच है, याद रखें। और इसका जो विड्थ है, विड्थ हाफ एन इंच, नीम इंच थे, नीम एन इंच, हाफ इंच, ठीक है। अब बेटा देखो इसको जरा, हाउ रिफ्लेक्स एक्शन, हाउ नर्व इंपल्स पास ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन, कैसे होगा जरा देखो। हमारे पास ये स्टिमुलस है,
क्या है बेटा? स्टिमुलस क्या है? पिन है, पिन। एक 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 कील है, वो हमारे ये रिसेप्टर है स्किन में। किसी ने हमें वो पिन हमारे स्किन में इनसाइड ले गया, ठीक है। अब स्किन में क्या है? रिसेप्टर है, और वो रिसेप्टर क्या है? सेंसरी न्यूरॉन है। याद रखिए, ये क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। अब इस सेंसरी न्यूरॉन में किया जाएगा? सेंसरी इंपल्सेस। अब एमसीक्यूज है कि ये सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कार्ड को जब इंटर होगा तो कौन से रास्ते से इंटर होगा? तो याद रखे, डार्सल रोड गैंग्लियन के थ्रू। डार्सल रोड गैंग्लियन के थ्रू, ठीक है। ये डार्सल रोड गैंग्लिया है, स्पाइनल कार्ड में इंटर हुआ। स्पाइनल कार्ड में ये देखो, ये देखो, ये इंटर हुआ। कौन? सेंसरी न्यूरॉन। इस स्पाइनल कार्ड में ये ग्रीन कलर के न्यूरॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बेटा एसोसिएटिव न्यूरॉन है या एंटर न्यूरॉन है। एसोसिएटिव न्यूरॉन या एंटर न्यूरॉन। ये देखो, इसने इससे मैसेज ले लिया, अब ब्रेन को नहीं जाता। इस स्पाइनल कार्ड में मौजूद है मोटर न्यूरॉन। ये कौन सा कलर है? ये मेरे ख्याल में पर्पल है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन, मुझे ये कलर का ज्यादा पता नहीं चलता, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन, ये अब दूसरा एमसीक्यूज है कि मोटर न्यूरॉन जब निकलेगा स्पाइनल कार्ड से तो कौन से रास्ते से? वेंट्रल रोड गैंग्लिया। किसके थ्रू जाएगा बेटा? वेंट्रल रोड गैंग्लियन। सही, इससे आ जाता है। देख, ये मोटर न्यूरॉन मोटर इंपल्स लेके जा रहा है। कौन सा इंपल्स? मोटर इंपल्स। और कहाँ लेके जाएगा? देख, ये क्या है? मसल। और मसल क्या शो करेगा? फौरन रिस्पांस देगा। अब्रप्ट, क्विक, ऑटोमेटिक, फौरन रिस्पांस देगा। तो जैसे आपकी बॉडी पे किल आता है, आप फौरन ये पाँव यो कर लेते हैं, फौरन रुक जाते हैं। तो इस पाथवे को बेटा जो योग है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, और इस एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा, अब बेटा एक और चीज कि पीएनएस में जो हमारे पास नर्व्स है, इसकी तादाद पे एमसीक्यूज आती है बेटा, याद रखे। टोटल नंबर ऑफ नर्व्स है 86, पेयर है 43 पेयर। अब इस 43 पेयर में से 31 पेयर है एक जगह पे, और एक जगह पे है 12 पेयर। कितने? 12 पेयर। ये 12 पेयर को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, जो क्रेनियम में निकले और उसी जगह एक्सटेंड है। एक्सेप्ट 1 है जो गया है एब्डोमेन में, एक्सेप्ट 1 जिसका नाम है वेगस नर्व। कौन सा नर्व है? वेगस नर्व, जो इनसाइड गया है एब्डोमिनल कैविटी में, विसरल ऑर्गन की तरफ, एब्डोमिनल कैविटी में, और इस वजह से इसको हीट नर्व भी कहते हैं। और ये 1 पेयर होता है। वेगस सिंगल नाम है, लेकिन ये पेयर होता है, पेयर। ये एक्सेप्ट बाकी है, इसमें पेयर मोटर नर्व्स भी है, सेंसरी भी है, सेंसरी 3 है, मोटर 5 है, और जो रह गए एंटर वो 4 है, ठीक है। 3 4 7 5 12 हो गए, ठीक है। जबकि 31 पेयर को कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल कार्ड से निकले हैं, स्पाइनल नर्व्स। और इसमें 8 सर्विकल नर्व्स है, 8 पेयर, ठीक है। पेयर 12 थोरेसिक नर्व्स हैं, और 12 के बाद 5 लंबर नर्व्स हैं, 5 सेक्रल है, और 1 कॉक्सिक नर्व है। 1 कॉक्सिक नर्व। 1 5 6 6 जमा 5 11 11 12 23 23 जमा 8 31 31 पेयर और नंबर कितने? 62। 12 पेयर और नंबर कितने? 24। तो 24 प्लस 62 86, और पेयर अगर जमा करें तो 23 पेयर। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास
रिफ्लेक्स अर्क हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन। अब बेटा कभी कभी कहते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में कितने कंपोनेंट होते हैं। एक हो गया रिसेप्टर, एक जो स्टिमुलस लेता है, सेंसरी न्यूरॉन 2 हो गए, एंटर न्यूरॉन 3 हो गए, मोटर न्यूरॉन 4 हो गए, और मसल जो इफेक्टर है वो 5 हो गए। तो कितने कंपोनेंट होंगे रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान हिस्सा लेंगे या रिफ्लेक्स अर्क के दौरान? तो टोटल कितने कंपोनेंट होंगे? 5 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होंगे बेटा? 5 कंपोनेंट। ठीक हो गया। हाँ, ये भी आप देख सकते हैं ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है। अल्फैक्टरी बल्ब, सेंस ऑफ स्मेल, टेम्पोरल लोब है, फ्रंटल लोब है, प्राइमरी मोटर, ये सेट ऑफ विजन, ऑसिपिटल लोब। याद रखें, ऑसिपिटल लोब में क्या होता है? सेंस ऑफ विजन होता है। अब बेटा हमारे पास एक अहम टॉपिक रह गया जिसका नाम है ये बेटा जरा देखे, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस पे पहले मैं इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसके वो बताना चाहता हूँ कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है। जरा देखे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बेटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये बेसिकली न्यूरॉन मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनसाइड इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, केमिकल आयंस होते हैं। और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक को कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पहली बात, न्यूरोलीमा न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को कहते हैं और इसमें मौजूद होते हैं 2 चीज़ें। एक को कहते हैं पंप और एक को कहते हैं गेट्स। और से सुने, पंप और गेट्स। ये पंप जो होता है इसके ज़रिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटाशियम पंप। जो गेट्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स और एक को कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड गेट। जो नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स है, गौर से सुने, ये ऑल टाइम फंक्शनल होते हैं, ऑल टाइम एक्टिव होते हैं और इसके एग्जाम्पल है पोटाशियम गेट। ये एमसीक्यूज है। ये स्पेसिफिक टाइम पे एक्शन करते हैं, स्पेसिफिक टाइम पे एक्टिव होते हैं और इसका एग्जाम्पल है सोडियम गेट। ये भी एमसीक्यूज है। ठीक है। अब बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में फ़र्क क्या है? अगर आप जाए डिफिनीशन पे तो ये डिफिनीशन है, द नेट डिफरेंस ऑफ केमिकल आयंस या इलेक्ट्रिकल चार्जेस अक्रॉस न्यूरोलीमा इन नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन। नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन किसे कहते हैं? वो न्यूरॉन जो एट द स्टेट ऑफ रेस्ट हो। जबकि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में यही डिफिनीशन लिखो, इन कंडक्टिंग न्यूरॉन, नॉन की जगह कंडक्टिंग न्यूरॉन लिखो। अब बेटा जो आपके पास ये वाला है, ये वाला, इसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू -70 मिली वोल्ट। -70 मिली वोल्ट। ठीक हो गया। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा? -70 मिली वोल्ट। और इस दौरान अगर ये मेम्ब्रेन है तो आउटसाइड विल बी मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू इनसाइड।
आउटसाइड पॉजिटिव, और इस स्टेट को कहेंगे पोलराइज स्टेट। कौन सा स्टेट? पोलराइज स्टेट। जबकि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में यहां पे बेटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से पहले 0 पे पहुंच जाएगा, 0 से पहले 50 मिली वोल्ट पे पहुंच जाएगा, 50 मिली वोल्ट। और इस दौरान इस स्टेज को कहेंगे डीपोलराइज स्टेट। कौन सा स्टेट बेटा? डीपोलराइज्ड। और इस दौरान मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा? इनसाइड विल बिकम मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड। ये होगा, याद रखें। अब बेटा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसके कितने स्टेप्स हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसके 3 स्टेप है बेसिकली। स्टेप के नाम याद रखना होगा क्योंकि एमसीक्यूज दी जाती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्सेप्ट, तो आपको याद होने चाहिए। पहला स्टेप जो है वो है बेटा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट of sodium and potassium ion, of sodium and potassium ion। ये पहला हो गया। दूसरा जो है दूसरा उसको सुने, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन। और तीसरा जो है उसका नाम है लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक हो गया? ये 3 स्टेप्स है। अब बेटा मैं अगर सिंपल स्ट्रक्चर यहां पे ड्रा करो, उधर दूसरा स्ट्रक्चर भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अपने हाथों से बना लो डायग्राम, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, उम्मीद है। फिर वो एनिमेशन भी बयान कर दूंगा, ठीक है? ये एक न्यूरोलीमा है, न्यूरॉन मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर। ठीक हो गया? पहले इसके एमसीक्यूज सुनो। क्या सुनो? एमसीक्यूज। यहां पे सोडियम आयन आउटसाइड, ये आउटसाइड न्यूरोलीमा का है और ये इनसाइड है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है? यहां पे सोडियम आयन 10 टाइम ग्रेटर है, 10 टाइम ग्रेटर देन इनसाइड। इनसाइड से सोडियम 10 गुना ज्यादा है बाहर, याद रखें। और यहां पे इनसाइड पोटाशियम 30 टाइम ग्रेटर है देन आउटसाइड पोटाशियम। ये जो एमसीक्यूज बहुत मशहूर है, देन आउटसाइड पोटाशियम। तो यहां पे क्या ज्यादा है? सोडियम। यहां पे क्या ज्यादा है? पोटाशियम। तो यहां पे सोडियम क्या होंगे? कम है। यहां पे क्या कम है बेटा? पोटाशियम कम है, याद रखें। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे हमारे पास है बेटा ये आपके पास है सोडियम पोटाशियम पंप। क्या है? सोडियम पोटाशियम पंप। और ये आपके पास क्या है बेटा? ये है पोटाशियम गेट। देख। अब बेटा यहां पे पहला स्टेप क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयन। तो बेटा इसके लिए एक ट्रिक है, वो क्या है? नोकिया 321, नोकिया 321। एन का मतलब है सोडियम, ओ का मतलब है आउट, 3 का मतलब है 3 सोडियम बाहर जाएंगे। 3 सोडियम विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम पंप के जरिए। के पोटाशियम आई इन कितने? 2 पोटाशियम उसके बदले इन अंदर आएंगे, 2 पोटाशियम इसी रास्ते से अंदर आएंगे। अब जरा देखें, ए का मतलब क्या है? एटीपी। एटीपी पे कितना खर्च होगा? 1। दोबारा सुनिए ट्रिक, नोकिया 321। एन का मतलब है सोडियम, ओ का मतलब है आउट, कितने? 3 सोडियम बाहर चले गए। के का मतलब पोटाशियम इन, कितने? 2। एटीपी कितना खर्च होगा? 1। अब सुनो
बेटा 3 सोडियम अंदर से बाहर गए और यहां पे सोडियम क्या है बाहर, सबसे ज्यादा है। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट होगी तो इसको क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। पोटाशियम इनसाइड ज्यादा है, उसके बदले 2 पोटाशियम अंदर आएंगे, अंदर ऑलरेडी ज्यादा है बाहर कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम है। तो बेटा बाहर क्या ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज। अब इनसाइड मौजूद है नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन साइटोप्लाज्म में, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन, जिसमें कौन कौन आता है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड और नेगेटिव चार्ज आरएनए और डीएनए। तो इनसाइड विल बिकम मोर नेगेटिव। अब बेटा इस दौरान थर्ड स्टेप की जो बात होगी, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन। लीक किसे कहते हैं, जहां पे कोई चीज ज्यादा हो वहां से कम की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करे। तो पोटाशियम तो इनसाइड 30 टाइम ग्रेटर है देन आउटसाइड, तो यहां से पोटाशियम गेट ओपन हो जाएंगे। जब पोटाशियम गेट ओपन हो जाएंगे तो पोटाशियम बाहर की तरफ लीक शुरू होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो आउटसाइड विल बिकम मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू इनसाइड। और इस दौरान मेम्ब्रेन पे जो चार्ज होगा वो -70 मिली वोल्ट बन जाएगी, और इसको कहते हैं कि ये पोलराइज स्टेट है या रेस्टिंग मेम्ब्रेन है। और माइनस का मतलब क्या है कि इनसाइड बिकम मोर नेगेटिव, इनसाइड ऑफ न्यूरॉन इज बिकम मोर नेगेटिव। ये आपका बेटा ये 3 स्टेप क्लियर हो गए, ये 3 स्टेप क्या हो गए, क्लियर। ये ट्रिक याद रखें, नोकिया 321 के हर 3 सोडियम बाहर जाने से 2 पोटाशियम इन होंगे विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर है। अगर तो यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि क्या है, जो कि क्या है, जो कि ये है, ये है, ये है, ये है कि ये है। अब एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग, बेटा अगर चले एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल और साइनेप्स, ये 2 टॉपिक रहेगी। बाकी इंशाल्लाह कल इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और नया चैप्टर भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।